हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज हम लोग एक और वीडियो लेकर आपके पास आए हैं एंड गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक पीरियड को। ठीक है, एक ऐसा पीरियड जब इंडियन हिस्ट्री एकदम टर्न ले लेती है। लोग जो है लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, जैसे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप कह सकते हो, ओवरऑल हमने पढ़ा था, उसकी साइट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा कि वहाँ के लोगों की किस तरीके से पॉलिटिकली खुद वो लोग रह रहे थे, इकोनॉमिकली क्या था उनका, सारा सोसाइटी को हमने ओवरऑल जो है डिस्कस किया था। आज हम और एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो है डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में यह माना जाता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिक्लाइन के बाद उसके बहुत सारे रीजंस थे डिक्लाइनेशन के। कुछ लोगों का यह मानना था कि आर्यंस लोगों की वहां पर एंट्री हुई थी एंड आर्यंस लोगों ने जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया था। एंड से बहुत सारे व्यूज आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर, उनके डिक्लाइनेशन के ऊपर जो है वो मिलेंगे। वहीं से गाइज एक और पीरियड की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं वैदिक पीरियड। ये वो पीरियड था जब आर्यंस की एंट्री इंडिया में हुई थी। बेसिकली आर्यंस जो लोग हैं वो साउथ जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि ये कहां से आए थे। आर्यंस लोगों की इंट्रूजन इंडिया में हुई एंड गाइज उन्होंने जिस तरीके से उनकी मतलब सेटलमेंट इंडिया में हुई, उसके पॉलिटिकल स्पेयर को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आर्यंस जब इंडिया में आए तो उन्होंने सोसाइटी में क्या चीजें करी, पॉलिटिकली वो खुद को कैसे चला रहे थे, इकोनॉमिकली उनका क्या सिस्टम था, एंड ओवरऑल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना भी इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक रहने वाला है वो आज हम देखेंगे। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो रहेगा वैदिक पीरियड, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले तो आप इसका परफेक्टली एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बच्चे डिमांड करते हैं स्क्रीनशॉट की, वो इसकी प्रॉपर्ली एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं गाइस। ऋग वैदिक पीरियड इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे पास इसमें जो हमारे वेदास हैं, स्पेशली मैं बात करूं ऋग वैदिक की बात करूं, ठीक है, तो इसमें एक इकलौता ऋग वैदिक ऐसा चीज है जिसमें हम जब ऋग वेद को पढ़ते हैं तो ऋग वेद में हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हम इसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, जिसका टेन्यूर यहां पे लिखा हुआ है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में जो है आपको ऋग वैदिक पीरियड देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद द माइग्रेशन ऑफ आर्यन पीपल। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है गाइस? तो इसकी शुरुआत होती है जब इंडिया में आर्यंस लोगों की एंट्री हुई थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, कहां से ये लोग आए थे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इनकी इंट्रूजन इंडिया में हुई थी। और बेसिकली ये लोग क्या थे गाइस? सेमी नोमैडिक पेस्टोरियल्स थे। ठीक है, ये कैसे थे? ये लोग नोमैडिक पेस्टोरियल थे। बंजारे होते हैं ना, जैसे जो एक टाइम पर परमानेंटली एक जगह पे नहीं रुकते हैं, बस घूमते रहते हैं यहां वहां। ठीक है, आज भी जैसे हमारे गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी है जो परमानेंटली शिफ्टिंग करती रहती है, माइग्रेशन करती रहती है, कुछ उसी टाइप के ये लोग थे। पीपल ओरिजिनली बिलीव टू बी लिव्ड इन द समवेयर इन द स्टेपीज स्ट्रेचिंग इन द साउदर्न रशिया टू द सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दैट आर्यंस बेसिकली कहां से आए हुए थे, तो याद रखना साउदर्न रशिया से आप कह सकते हो या टू सेंट्रल एशिया तक ये लोग आए थे। तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो वैलिड थ्योरी कहती है दैट जो आर्यंस हैं वो कहां से आए हैं, वो सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया वो लोग एंट्री मारी थी उन्होंने। ठीक है, जब ये लोग इंडिया आए, ठीक है, तो इंडिया में आए, मैंने लास्ट टाइम आपको मैप पर भी दिखाया था दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, वो आज जो हमारा प्लेन एरिया है उसमें नहीं थी, बल्कि वो लोग जो हैं वो आधा पाकिस्तान आधा इंडिया का जो पोर्शन है, इंडस रिवर के आजू बाजू में जो एरिया है वहां पर वो लोग सेटल हुए थे। सिविलाइजेशन जो है वो वहां पर बनी थी। ये लोग जब इंडिया आए तो इन्होंने क्या किया, द होल रीजन इन विच आर्यंस वर फर्स्ट सेटल्ड, जो आर्यंस जब इंडिया आए तो ये पहली बार ये लोग सेटल कहां पर हुए थे? एक जगह है जिसको हम कहते हैं लैंड ऑफ सेवन रिवर्स या सप्ता सिंधुआ, इसको भी हम कहते हैं। ठीक है, जो इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, सरस्वती वगैरह जो रिवर्स आप देखोगे मैप के ऊपर, ज्योग्राफी में भी मैंने आपको मैप पर दिखाया था,
कि किस तरीके से इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाला जो एरिया है उस एरिया में ये लोग सबसे पहले सेटल हुए थे। गाइज इनकी अगर हम देखें ना तो ये लोग ऐसे लोग थे जो आयरन के बारे में जानते थे, ठीक है। सो इनके टाइम पर आयरन मेटल की बारे में नॉलेज जो है लोगों को मिला था एंड दिस इज द ओनली रीजन कि इन लोगों ने वास्ट एरिया जो है वो अपने अंडर किया हुआ था और इनकी प्रोडक्शन भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा थे, बिकॉज इन्होंने लैंड को टिल्ट किया है, उसमें से जमीन को जो है इन्होंने एग्रीकल्चर जो है प्रोग्रेस करी है काफी ज्यादा। इनसे पहले जो लोग यहां रहते थे वो आयरन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रखते थे। सो आर्यन वर द पीरियड, या आप ये भी कह सकते हो कि वैदिक पीरियड जो है वो एक ऐसा पीरियड था जब लोगों को आयरन के बारे में नॉलेज मिला था। तो देखिए ये लोग कहां से आए, बेसिकली कौन थे, सेमी नोमैडिक पेस्टोरियल पीपल थे। ये कहां से आए हैं, सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया आए और इंडिया में जब ये लोग एंट्री मारते हैं तो ये जो 7 रिवर्स जो एरिया है आपका, जिसको हम सप्ता सिंधुआ भी कहते हैं, ऋग्वेदा में उसके बारे में लिखा हुआ है सप्ता सिंधुआ, उस एरिया में ये रहते हैं। और वो कौन सा एरिया है आज के टाइम पर, तो जहां से इंडस बह रही है और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है 5 और उस एरिया में इनकी सेटलमेंट जो है वो सबसे पहले हुई थी। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, आर्यंस के बारे में। अगर हम आर्यंस के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम उनका समझे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए कि वो कैसे थे, वो पॉलिटिकली खुद को कैसे गवर्न करते थे, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट वॉज मेनली ए ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। कैसी सिस्टम होता था वहां पर, डेमोक्रेसी नहीं थी बल्कि ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। ट्राइबल थे वो लोग और उसी के बेस पर उनका गवर्नमेंट चलती थी, इन विच जिसमें मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, जिसमें अपनी मिलिट्री रखना बड़ा इंपॉर्टेंट था और काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आपको रखनी पड़ती थी। कहने का मतलब आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हो दैट ये जो लोग हैं ये कैसे होंगे, लड़ाकू टाइप। ये दूसरी जगह जाएंगे, उनको हराएंगे, उस एरिया को कब्जा करेंगे और उस एरिया पे फिर अपना हक जो है वो जताएंगे। जैसा आजकल भी आप बहुत सारे वेब सीरीज में भी ऐसी चीजें जो हैं वो दिखाई जाती हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न कंसेप्ट आजकल जैसे वाइकिंग्स है, ठीक है, उसके बाद आपका गेम्स ऑफ थ्रोन है, ठीक है, एक पुर्तगाल का की कहीं का तो एक शो है इर्तुरुल गाजी काइंड ऑफ, तो उसमें भी देखिए कुछ ऐसा ही कंसेप्ट जो है वो दिखाया जा रहा है। वो लोग भी बेसिकली ट्राइबल्स होते हैं, अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर एंड वहां की टेरिटरी को जो है ग्रैब करके वहां के रिसोर्सेज को जो है वो अपना बनाकर लूटते हैं, ठीक है। सो देखिए ऐसा ही ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था इन विच जो मिलिट्री एलिमेंट था वो बहुत मैटर करता था इनके लिए, काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इनको रखनी पड़ती थी। ट्राइब वॉज नोन एज जना, जो उनकी ट्राइब होती थी उसको वो कहते थे जना, ठीक है, उसको वो क्या कहते थे, जना कहते थे, ठीक है। जो ट्राइब होती थी उसको वो जना कहते थे और उसका जो हेड होता था उसको किंग या राजन ये लोग कहते थे। तो आपने अगर महाभारत रामायण वगैरह देखा होगा तो देखना कोई भी ऋषि मुनि जो है वो राजा को राजन कह के बुलाता था, वो कहता था राजन ये होता है, राजन वो है ना, तो अक्सर वो राजन वर्ड यूज करता था। सो राजन वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, किंग के लिए। इट मींस इनका जो ट्राइबल होता था, ट्राइब्स होती थी, उसका हेड जो होता था वो किंग होता था, ठीक है, वो क्या होता था, किंग होता था, याद रखिएगा किंग होता था। ऑल्दो किंग्स पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, और जो ये किंग होता था ये हेरिडिटरी होता था। हेरिडिटरी मतलब कि अगर बाप के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा ऐसे ये चलता था। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ वोटिंग जैसा आजकल होता है। आजकल जो आपके देश का राजा होगा लाइक प्राइम मिनिस्टर, वो हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है, वो क्या है, इलेक्टेड है, उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट कर कर उसको हम लोग अपना रूलर जो है वो बना रहे हैं। लेकिन यहां पर जो वैदिक पीरियड में हम देख रहे हैं तो वैदिक पीरियड में जो राजा है, राजा कैसा है, हेरिडिटरी है, मतलब वो अपने बाप से, अपने पिता से जो है वो गद्दी जो है उसको ट्रांसफर हुआ करेगी, ठीक है। Although king's post were hereditary and we have also some traces of election, लेकिन हमें वहां पर traces of election भी मिले हैं by the tribal assembly called समितिज। किंग के नीचे होती थी समिति और समिति के लिए इलेक्शंस किए जाते थे, ठीक है, काइंड ऑफ एक समिति होती थी। उस समिति में आप कह सकते हो एक काउंसिल कह सकते हो आप, जैसे आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वैसे ही समिति होती थी राजा के अंडर। उस समिति के लिए कहीं कहीं पर जो है वो ट्रेसेस मिले हैं हमें ऋग्वेदिक पीरियड में। जब ऋग्वेदा को हमने पढ़ा उसमें इसके जो है समिति के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अदर ट्राइबल असेंबलीज दैट वर मेंशन इन ऋग्वेदा, बाकी जो असेंबलीज ऋग्वेदा में हमें मिलती हैं वो है सभा, एक सभा होती थी, विधाता भी होता था एंड गणा भी होती थी। जो गांव होता था उसका हेड जो है उसको हम कहते थे ग्रामणी, याद रखिएगा। देखिए रेड कलर में जो भी मैंने किया हुआ इसको याद रखेगा।
आपसे जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैदिक पीरियड में जो गांव का हेड होता था उसको क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा ग्रामनी कहा जाता था उसको गाइस, ठीक है। वो उसका काम क्या होता था, ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वाज असिस्टेड बाय द पुरोहिता। पुरोहिता होता था प्रीस्ट, जो उसका मतलब कुलगुरु जिसको वो कहते थे, कुलगुरु होता था जिसको पूछे बगैर कोई राजा कुछ भी काम नहीं करता था, ठीक है। सो ये ऐसे सिस्टम चलता था। और ये पुरोहिता जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी ऋग्वेदिक पीरियड में। और एक सेनानी होता था और एक ग्रामनी भी इसके अंडर जो है वो होता था। सेनानी इज लाइक सेना को चलाने वाला, एंड ग्रामनी इज लाइक जो हेड करेगा किसी गांव को, क्योंकि एक राजा के अंदर बहुत सारा गांव होता था। उस गांव को, जैसे आजकल आपका सिस्टम है, आजकल आप देखते हो कोई गांव होता है, गांव का हेड सरपंच होता है, फिर सरपंच से ऊपर जो है आपके आजकल बीडीसी आ गए हैं, मेंबर आ गए, बीडीसी मेंबर आ गए हैं, फिर चेयरमैन होता है, फिर एमएलएज होते हैं, फिर एमपीज होते हैं, फिर ऐसे ऐसे सिस्टम जो है आपका प्राइम मिनिस्टर तक चलता है। सेम उसी तरीके से इधर भी किंग ऊपर होगा, उसके नीचे समिति होगी, फिर ग्रामनी होगा, फिर सेनानी होगा, अलग अलग जो है आप देखोगे हार्मनी में ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो ये मैं आपको पॉलिटिकल सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, डोंट वरी, जब हमारा लाइव सेशन कभी होगा तो या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या हो रहा है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी है, ये पॉलिटिकली सिस्टम, जैसे आज का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारा। आजकल हम लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, आजकल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम लोग वोट डालते हैं, अपना रूलर खुद चुनते हैं, लेकिन यहां पर रूलर हेरेडिटरी है। हर एक, चाहे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, हर एक जगह पर डेमोक्रेसी है, इलेक्शन प्रोसेस जो है वो फॉलो अप होता है, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं थी। यहां पर क्या है, हेरेडिटरी प्रोसेस जो है वो चलता था। गांव का हेड अलग है, ऊपर गांव से ऊपर जो होगा उसका हेड अलग है, सेना का अलग होगा, एंड ऑल दैट सिस्टम जो है वो वैसे चलता है गाइस। तो आई होप कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर होगी। आपको डिफरेंस क्रिएट करना है वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, ये चीज याद रखना। अब हम समझते हैं वहां की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे वहां पर। तो पीपल वर लॉयल टू द ट्राइब, लोग जो हैं वो अपने ट्राइब को लेकर काफी लॉयल होते थे। कॉल्ड जना, जिनको वो लोग जना कहते थे, मेंशन इन 275 टाइम्स इन द ऋग्वेदा। इस जना के बारे में ऋग्वेदिक जो है, जो हमारा ऋग्वेद है उसमें 275 टाइम्स मेंशन्ड है ये वर्ड जना, ठीक है। जना वर्ड जो है वो 275 टाइम्स मेंशन्ड है ऋग्वेदा में, एज द किंगडम टेरिटरी वाज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। हां, यहां पर बड़ा कोई किंगडम, जिसको आप कह सकते हो स्टेट काइंड ऑफ, अभी भी डेवलप नहीं हुआ था। छोटे छोटे एरिया थे इनके, बिल्कुल छोटे छोटे एरिया हुआ करते थे। लाइक कोई गांव होगा, आप कह सकते हो आज के टाइम पर आप कह सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट काइंड ऑफ, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में जितना एरिया होता है उतना इस टाइम पर एक राजा के अंडर हुआ करता था, ठीक है। जब आप जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप भी देखते हो कि डोडा का राजा कोई था, किश्तवाड़ का राजा कोई था, जम्मू का राजा कोई था, है ना। तो उस टाइम पर ऐसे टाइप के जो है छोटे छोटे एरिया जो है एक किंग के अंडर होते थे। आपका जो कंसेप्ट है स्टेट का, कि इतना बड़ा एम्पायर जो स्टेट है वो वैदिक पीरियड के बाद आएगा, जब हम लोग महाजनापदास पढ़ेंगे। सो महाजनापदास का मतलब ही होता है फर्स्ट टेरिटोरियल स्टेट। यहां पर अपने दिमाग में स्टेट वर्ड मत लाना अभी तक, बिकॉज स्टेट अभी तक बनी नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना एरिया होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बस उतना सा एरिया है। और उसके वैदिक पीरियड में उतने एरिया के ऊपर एक राजा रूल करता था। उस राजा के अंदर अलग अलग जो है मिनिस्टर्स हुआ करते थे, सेनानी होता था, ग्रामनी होता था, पुरोहिता होता था, ऐसे बहुत सारे आपको हायरार्की जो है ऑफ मिनिस्टर्स और हायरार्की ऑफ क्या कहोगे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज उसके साथ हुआ करती थी, जिनको पूछे बगैर राजा कोई भी काम नहीं करता था। बस जनता को जो है राजा जो बोलेगा उन मिनिस्टर्स को पूछकर ही जो है वो काम किया करता था। बाद में देखें वुमेन्स काफी ज्यादा यहां पर फ्रीडम को एंजॉय करती थी और काफी ज्यादा वुमेन्स को रेस्पेक्ट थी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैदिक पीरियड कैसा पीरियड था। वुमेन्स को काफी ज्यादा एंजॉयड, मतलब वो लोग फ्रीडम, उनको आजादी थी, अपना मन चाहे आदमी से शादी करना, वो लोग असेंबली में भी, मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करती थी, वो लोग आर्मी में भी इन्वॉल्व थी। हर जो एक आदमी मेल जो है वो किया करता था, वही एक वुमेन भी किया करती थी। तो यहां पर ये चीज याद रखना, लेटर वैदिक पीरियड में ये सब नहीं होगा, बिकॉज वहां पर ये सब प्रोसेस जो है वो चेंज होगा। एंड लेटर वैदिक पीरियड से ही आज तक जो है वुमेन को इंफीरियर समझा जाएगा।
ठीक है। सो देखिए वैदिक पीरियड में वुमेन्स जो है वो फ्री हैं, वो इंजॉय कर रही हैं हर तरीके से, ठीक है, फ्रीडम है उनको, उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी है। रिलीजन की अगर हम बात करें, लोगों के धर्म की बात करें, तो लोग जो है वैदिक पीरियड में किसको पूजते थे? नेचर को बहुत ज्यादा मानते थे। दे वर्शिप नेचर, वो कुदरत को मानते थे। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गॉड, अभी तक तो कहीं हमको नहीं दिखा है। हाँ, इंद्र का वर्ड जो है हमें वहां पर मिलता है, इंद्र, जिसको पुरंदर ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दैट पुरंदरा या ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स जो है वो किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था इंद्र को, ठीक है। एंड मोस्टली जो बच्चे अगर जिन्होंने एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत टीवी वगैरह पे देखा होगा, तो इंद्र का वर्ड उनको जरूर सुना होगा, बिकॉज कहा जाता है इंद्र जो थे वो थे स्वर्ग के देवता, है ना, स्वर्ग के राजा थे वो, ठीक है। सो इंद्र के बारे में हमें वैदिक पीरियड में जो है थोड़ी बहुत ऋग्वेदिक में इसके बारे में हमें सुनने को मिलता है, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड थे। सो इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ वैदिक पीरियड इज इंद्र, याद रखिएगा, ठीक है। सोमा वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट, और एक और गॉड थे वहां पर सोमा, और सोमा कौन से गॉड थे? गॉड ऑफ प्लांट्स, पेड़ों के देवता सोमा जो है। देखिए दो गॉड के बारे में आपको यहां पर पता चल रहा है, एक इंद्र देवता को वो मानते थे और एक मानते थे वो सोमा को, ठीक है। पीपल वर्शिप द डिवाइनिटीज मेनली फॉर प्रजा, लोग जो हैं इन सबको पूजते थे प्रजा के लिए, अपने बच्चों के लिए, पशु के लिए, अपने कैटल्स के लिए, फूड एंड वेल्थ के लिए, कि हमारे बच्चे सही रहें, हमारी जो है कैटल सही रहे, हमारा जो है वेल्थ बरकरार रहे, कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। तो इस डर के मारे, या कह सकते हो आपकी इन चीजों में उनमें बिलीव करते थे, एंड अक्सर जो है इनकी पूजा लोग करते थे। जैसे यहां पर ये बोल भी रहा है, सोमा फॉर गॉड ऑफ प्लांट्स। नो टेम्पल और आइडल वर्शिप वॉज नोटेड, लेकिन वैदिक पीरियड में ना तो हमें कोई मंदिर मिलता है और ना ही कोई मूर्ति पूजन का कंसेप्ट जो है वो देखने को या सुनने को मिलता है जब हम इनके लिटरेचर को। अब यहां पर बात आप मेरे से जरूर सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे ऑफ कोर्स ये चीज जरूर सोच रहे होंगे माइंड में कि सर जो ये चीज बता रहे हैं, सर को ये चीज कहां से पता है, या सर ने ये चीज कहां पढ़ी? तो देखो, हर हिस्ट्री का एक सोर्स होता है, एंड इस वैदिक पीरियड का सबसे बड़ा सोर्स है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जब उसको पढ़ा गया, उसको जब पढ़ने के बाद उसका जो कंक्लूजन निकाला गया, उसका एनालिसिस किया गया, तो उसके बेस पर ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सो ऑफ कोर्स इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हर हिस्ट्री का एक सोर्स होता है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत सारे हमारे सोर्सेज थे, उनसे हमें पता चलता है। एंड इसमें वैदिक पीरियड में ऋग्वेद है, जिससे हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वैदिक पीरियड के बारे में मिल रही है। तो गाइस याद रखिएगा, नो कोई मंदिर नहीं है और कोई मूर्ति पूजन, जो आजकल सोसाइटी में आप देखते हो कि लोग जो है वो मूर्ति पूजन कर रहे होते हैं, ये कंसेप्ट वैदिक पीरियड में नहीं था। अब आपके माइंड में जरूर ये सवाल आ रहा होगा, फिर ये मूर्ति पूजन का कंसेप्ट कहां से आया? ये भी हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में, ठीक है ना। सो इकोनॉमी अगर हम देखें, लोग कैसे इकोनॉमी, पैसा कैसे जनरेट करते थे, या पैसा था भी वहां या नहीं था। नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम, कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, कोई टैक्स टूक्स कुछ भी नहीं है। किंगडम मेंटेन्ड बाय द वॉलंटरीली ट्रिब्यूट कॉल्ड बाली एंड बूटी वोन इन बैटल्स। देखिए क्या होता था, कंट्रीब्यूशन होता था, मतलब आप अपनी श्रद्धा से यथाशक्ति तथा दान, एक जो है फ्रेज यूज होता है यथाशक्ति तथा दान, ये इस वैदिक पीरियड में चलता था। आप वॉर लड़ते हो, आप वॉर जीतने के बाद जो भी कुछ लाओगे उसको सब लोगों में इक्वली बांटा जाएगा। एंड अगर आप अपनी श्रद्धा से किसी को कुछ चीज देना चाहते हो, इट्स अप टू यू पीपल, के नॉट यू पीपल एक्चुअली, बट यहां इन लोगों को कि अगर वो अपनी मर्जी से देना चाहे। सो यहां पर क्या था, वॉलेंटरी ट्रिब्यूट होता था, जिसको ये कहते थे बाली या बूटी वोन इन बैटल्स। गाइस याद रखिएगा, इकोनॉमी ऐसे चलती थी। ऑरियंस मेन ऑक्यूपेशन वाज मेनली पेस्टोरियल, ये लोग पेस्टोरियल पीपल थे, ये तो आपको पता है, इनका मेन ऑक्यूपेशन ही पेस्टोरियल था। एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर जो है इनका वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। पहला ये पेस्टोरियल थे, घूमते रहते थे, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर भी ऑफ कोर्स हमें इसके बारे में जो है वो कहीं ना कहीं मिला है। उसके बाद गोल्ड कॉइन्स का ये यूज करते थे, निष्खा या कृष्णल या सतमना जो है इनको यूज किया गया है इन वर्ड्स को ऋग्वेदा में, जिनसे हमने ये मतलब निकाला दैट ये जो है गोल्ड कॉइन्स को इस नाम से जानते थे। देखिए निष्का, ठीक है, कृष्णल
एंड सतमना, ठीक है। इनकी स्टैपल क्रॉप क्या थी? युवा, बार्ले जिसको आप कहते हो ना आज, तो ये लोग बार्ले बहुत ज्यादा यूज करते थे, इनकी स्टैपल डाइट थी। जैसे आज आपकी राइस एक स्टैपल डाइट है, हर एक घर आज इंडिया में अगर हम देखें तो राइस ऑफ कोर्स जरूर खाता है ना, हर कोई चावल खाता है, तो आज के टाइम पर चावल हमारी स्टैपल डाइट है। तो वैदिक पीरियड में स्टैपल डाइट थी आपका युवा या बार्ले, वो लोग यूज करते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर बनता है, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि वैदिक पीरियड में लोगों की स्टैपल डाइट क्या थी, तो गाइज ये थी बार्ले, याद रखें। तो अगर बार्ले दिया होगा तो बार्ले के साथ जाना, युवा दिया होगा तो युवा के साथ जाना। क्लियर हुआ गाइज? यहां तक इतना भी टफ नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए, बस आपका जो थोड़ा अप्रोच होनी चाहिए आज की सोसाइटी से, इसको कंपेयर करके देखो तो तुम आराम से इसको जो है वो समझ लोगे। विद जो आपका ऋग्वेदिक पीरियड जो है उसमें रिवर्स, जो आज की रिवर्स आप सुनते हो, झेलम, इंडस, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलुज, इनके अलग अलग नाम है और अक्सर पेपर में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है जिसमें आपको एनिशिएंट रिवर्स के नाम पूछे जाते हैं। या जिन बच्चों ने एसएससी का, सीजीएल का या किसी का भी पेपर दिया होगा, ऑफ कोर्स वहां पर ये चीजें जरूर देखने को मिलती हैं। सो देखिए यहां पर रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, यहां पर ऋग्वेदिक नाम दिए हुए हैं। उस टाइम पर लोग इंडस को सिंधु कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। इंडस को वो लोग सिंधु के नाम से जानते थे, या उसमें जो भी हमें राइटिंग्स मिली हैं वैदिक में जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं उनमें कहीं पर भी इंडस वर्ड यूज नहीं हुआ है, बल्कि सिंधु वर्ड यूज है। हमने अभी पीछे देखा सप्त सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कुरम, कुरम जो रिवर है उसको ये कुरुमु कहते थे, झेलम को ये वितस्ता कहते थे, चिन्हाब को ये अस्कनी कहते थे, रावी को ये पुरुषनी कहते थे, ब्यास को ये लोग विपस कहते थे, सतलुज को ये लोग कहते थे सुतुद्री, ठीक है, गोमती को ये लोग गोमल कहते थे, सरस्वती को सरस्वती ही कहते थे, एंड घाघरा को कहते थे ये दृशादवती, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से अगर रहेगा, अगर आपका एनिशिएंट क्वेश्चन, तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं गाइस, ठीक है। सो इन चीजों को ध्यान से देखिएगा, नहीं चीज समझ आ रही है इसको रट लो, या जैसे भी टैटू बनवा लो अपने बॉडी पे, चाहे तो पेन से परमानेंट मत बना लेना, ठीक है। सो इसको बना लो और याद रख लो अपने दिमाग में, बिकॉज ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है गाइज? ये चीज भी आपकी, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड जो आपके लिए आपकी हेल्प करेगी, तो वो है नेक्स्ट इज लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1000 से लेकर 500 बीसी के बीच में जो है ये पीरियड जो है वो पाया जाता है। कहां से? 1000 से लेकर 500 बीसी के बीच में। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में देखिए आर्यंस ने एक्सपैंड किया पंजाब ओवर द होल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कवर द गंगा यमुना दोआब। पहले ये लोग इंडस तक ही सहमित थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं कि जो आर्यंस है अब उनका फैलाव जो है वो गंगा, जो आज के प्लेन्स है हमारे, उस तरफ पंजाब वाला एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया, इन्होंने यूपी वाला एरिया कैप्चर कर लिया, जहां पर जो आपकी वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड है उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो देखिए किस तरीके से ये फैल रहे हैं। पहले ये लिमिटेड एरिया में थे, अब जैसे पेस्टोरियल थे तो इन्होंने फैलाव अपना बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर। पहले ये इंडस रिवर तक ही सहमत थे, उसके जो आजू बाजू का एरिया था, लेकिन अब ये लोग मैप पर देखो तो पंजाब भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। एंड आज आप देखते हो कि पंजाब एरिया में कितना ज्यादा एग्रीकल्चर होता है एंड कितने वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन है हमारे यहां पर, तो इसके पूरा फैलाव यूपी तक ये लोग जो हैं वो फैल गए, गंगा यमुना दोआब तक। अगर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड को कंपेयर करें अर्लियर वैदिक पीरियड में, तो यहां पर देखिए किंग की पोजीशन चेंज हो गई। वैदिक पीरियड में किंग को राजन कहा जाता था, अब यहां पर कहा जाने लगा सम्राट। सम्राट बन गया किंग आपका, अब पहले राजन था अब सम्राट बन गया। बिकम मोर पावरफुल एंड ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल। अब जो है इसकी ट्राइबल से हटकर ये टेरिटरी, इसके पास वास्ट टेरिटरी ऑफ लैंड आ गई और उसके ऊपर ये अपना हक जताने लगा। ये पीरियड है रामायण वाला पीरियड, ये पीरियड है महाभारत वाला पीरियड, ठीक है, जिसमें महाभारत आपकी या रामायण जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो हमारे एपिक हैं, ठीक है, वो इस पीरियड में जो है वो हुए थे गाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें इनके पास वास्ट लैंड ऑफ टेरिटरी जो है वो आ गई थी। किंग्स पोजीशन स्ट्रेंथन बाय वर्च्यू लाइक अश्वमेधा एंड वजापई यजन करते थे, वो यज्ञ करते थे। जैसे आपने रामायण में ऑफ कोर्स सुना होगा, राम भगवान ने भी क्या किया हुआ था, यज्ञ किया हुआ था, अश्वमेघ यज्ञ किया हुआ था। उस अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा होता था, घोड़े के गर्दन पे एक प्लेट टंगाई जाती थी और उस पे
जो है क्या लिखा जाता था, उस पे लिखा जाता था वार्निंग एंड कि अगर किसी में दम है तो इस घोड़े को पकड़ के दिखाओ। एंड वो क्या था, वो अपनी पावर को शो करना था कि अगर किसी में हिम्मत है तो इस घोड़े को पकड़ के दिखाओ, और अगर पकड़ना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, मींस वॉर लड़नी पड़ेगी। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ किंग, दैट हाउ मच पावरफुल ही वॉज। ठीक है, तुम में अगर हिम्मत होती तो तुम उसको पकड़ो, और अदरवाइज उस घोड़े को घूमने तो इस घोड़ा घूमता रहता था जिधर भी जाना। हाँ, जिस राजा को ऐसा लगता था किसी दूसरे को कि नहीं मैं इसको रोक कर चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो वो उसको रोकता था। देखिए ऐसे यज्ञ किए जाते थे। एंड इट इंडिकेट अस द पोजीशन ऑफ अ किंग, दैट हाउ द किंग वाज पावरफुल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उस वैदिक जो पीरियड आता है आपका लेटर वैदिक पीरियड, इसमें जो आपकी सोसाइटी थी वो कैसी थी? सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास। भाई साहब इंपॉर्टेंट वर्जन आ गया यहां पर, क्या है? अर्लियर वैदिक पीरियड में हमें कोई भी कंसेप्ट ऑफ वर्नास नहीं मिलते हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम जन्म ले लेता है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये जो आज के टाइम पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, वो बेसिकली कहां पर क्रिएट हो गई थी? आपके लेटर वैदिक पीरियड में, जहां पर लोगों को उनके काम के बेस पर जो है डिवाइड किया। हालांकि ये चीज जो है वो अर्लियर वैदिक पीरियड में भी थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि अर्लियर वैदिक पीरियड में ये चीज नहीं थी, वैदिक पीरियड में भी ये चीज थी। अर्लियर वैदिक पीरियड में थोड़ा ये स्टैटिक हो गया था। मींस जब देखो, अगर आप वैदिक पीरियड को देखो तो वैदिक पीरियड में ब्राह्मणास भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, ये लेटर ऑन में ऐड हुआ है। लेकिन ये जो डिवीजन होती थी ना, ये होती थी उनके काम के बेस पर। अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक है तो आप ब्राह्मण बनोगे। क्षत्रिय, अगर आपको वॉर में जाना, जैसे आजकल आपको पढ़ने लिखने का शौक है तो ऑफ कोर्स यू विल बी अ फिलोसॉफिकल पर्सनालिटी, आपको डिफेंस ज्वाइन करना, जस्ट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके पीएसआई, तो आप क्षत्रिय क्लैन में जाओगे। एंड वैश्य इज लाइक ट्रेडिंग सेक्शन। तो ये वैदिक पीरियड में भी था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वैदिक पीरियड में नहीं था, वैदिक पीरियड में भी था। लोग जो हैं वो ट्रांसफर हो सकते थे, मतलब जिसको ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी बन सकता था, क्षत्रिय का वैश्य भी बन सकता था, वैश्य का क्षत्रिय, और ऐसे चलता था। लेकिन अर्लियर वैदिक पीरियड में देखने के बाद हम ये देखते हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं ये परमानेंट हो गया। मींस ये यहां नहीं जा सकता, 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 और फिक्स हो गया, जो कि बहुत गलत चीज थी। ठीक है, तो यहां पर यह चीज होना स्टार्ट हो गई। और जो ब्राह्मण सेक्शन थी, ब्राह्मण सेक्शन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? खुद को ज्यादा पावरफुल बनाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा दैट वी आर द पीपल हु टॉक विद गॉड। हम गॉड के भेजे हुए बंदे हैं, हमारा काम है लोगों को गॉड के बारे में बताना। और इन्होंने सोसाइटी को धीरे धीरे गुमराह करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट इनके ओपोजिशन में जैनिज्म, बुद्धिज्म जो है वो जन्म लेगा। ठीक है, सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जो है वो हो गया। पोजीशन ऑफ वुमेन जो है वो डेटोरेटेड हो गया। वुमेन्स की पोजीशन काफी वर्स्ट हो गई, थोड़ी खराब हो गई। जो वुमेन्स अर्लियर वैदिक पीरियड में फ्रीडम एंजॉय कर रही थी, यहां पर उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र आ गया गाइज। आप मोस्टली जो हिंदू जो लोग हैं आजकल, वो अपने गोत्र से जाना जाता है। जैसे मेरा गोत्र कश्यप गोत्र है, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग गोत्र हैं। अब मुझे नहीं पता ये गोत्र वाला कंसेप्ट क्यों लाया गया या किस लिए लाया गया। डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स, ये कहा जाता है कि हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं। कश्यप ये किसी ऋषि के बेस पर कहा जाता है। जैसे कश्यप ऋषि जो हैं उनके जो है हम लोग माने जाते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे, हम उनका वंश जो है वो आगे चल रहा है, तो कश्यप गोत्र है हमारा। ठीक है, सो इन्होंने कहा कि डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स हैं जिनके उनका ये गोत्र आएगा। अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और अब अगर पेपर में पूछा जाए तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र जो है वो कब आया है, तो याद रखना इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में आया हुआ है। गाइस क्लियर है? नेक्स्ट इकोनॉमी देखते हैं, इनकी इकोनॉमी क्या थी। इधर पे टाउन्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, टाउन लाइफ जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। जो लोग पहले ट्राइबल्स थे, पेस्टोरियल थे, अब वो परमानेंटली सेटल होना स्टार्ट हो गए थे और टाउन्स वगैरह जो है वो बनना स्टार्ट हो गए थे। एग्रीकल्चर वाज द मेन लाइवलीहुड। अब पेस्टोरियलिज्म हटाकर अब लोग क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे, और एग्रीकल्चर पर ही ये लोग जो हैं वो शामिल थे। व्हीट एंड राइस, गेहूं और राइस जो है, जिनको अगर वैदिक पीरियड में देखा जाए या ऋग्वेदा में जो है इनके बारे में लिखा गया है, विराही जो है लेटर वैदिक पीरियड का जो है इसमें लिखा गया है। बिकम देयर स्टैपल क्रॉप, जो पहले युवा था अब युवा बदलकर राइस और स्टैपल या व्रीही जो है वो बन गई थी। न्यू ऑक्यूपेशन लाइक दोज ऑफ आयरन स्मिथ, ये देखिए यहां से
आयरन स्मिथ होता है लोहार टाइप, है ना, तो लोहार का बारे में आ गया, कॉपर स्मिथ आ गया, ज्यूल वर्क एमर्ज्ड जो है सामने आ गया, वीविंग वर रिवर्स्ड फॉर वुमेन, और वुमेन्स के लिए जो है वो वीविंग करना जो है वो कॉमन सी बात हो गई थी। अगर मैं कहूंगा इसके जो आपके आर्यंस थे वो लेटर वैदिक पीरियड में गंगा यमुना दुआब तक वो अगर पहुंचे थे तो उनके फैलाव का रीजन था यूज ऑफ आयरन। वो लोग पहले लोग थे जिन्होंने आयरन को यूज करना स्टार्ट किया एंड उन्होंने देखिए एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो गए वो लोग। क्यों? बिकॉज आयरन से उन्होंने हल बनाई, हल से वो लोग जमीन जोतने लगे, प्रोडक्शन निकालने लगे और एग्रीकल्चर करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया, जिससे कि एक राजा के पास टेरिटरी आती गई, वो उससे फसल उगाता गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंडर जो है वो करता गया एंड ऑफ कोर्स ही बिकम द सम्राट, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्लियर है? लेटर वैदिक पीरियड एलर वैदिक पीरियड में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो दोनों। अगर आपको जब इसकी पीडीएफ मिलेगी आप इसकी सोसाइटी उसकी सोसाइटी से मैच करो, इसकी इकोनॉमी उससे मैच करो, इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसकी ऑर्गेनाइजेशन से मैच करोगे, यू विल डेफिनेटली क्रिएट अ डिफरेंस दैट जो है इनको एक दूसरे से अलग बनाता है। अगर हम रिलीजन को देखें गाइस यहां पर, ठीक है, सो हमने देखा था कि वैदिक पीरियड में वी डोंट हैव एनी कंसेप्ट ऑफ गॉड एक्सेप्ट इंद्र एंड सोमा, बट यहां पर प्रजापति का कंसेप्ट आ गया। किसका कंसेप्ट आ गया? प्रजापति का कंसेप्ट आ गया भाई साहब। प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड, प्रजापति जो है वो सुप्रीम गॉड बन गया। उसके बाद आता है रुद्र जिसको एनिमल गॉड कहते हैं एंड लॉर्ड विष्णु प्रकट हो गए यहां पर, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। ठीक है, सबसे ऊपर प्रजापति है। अगर आपने हॉटस्टार पर एक शो चलता है देवों के देव महादेव, अगर आप उसको देखो डेफिनेटली ये आप पीरियड पूरा का पूरा आपको दिखेगा, वहां पर भी प्रजापति होता है। प्रजापति से शिव जो है रुद्र इज कंसिडर एज शिव, शिव उससे नीचे रखा गया है एंड फिर उसके बाद विष्णु भगवान जो है यहां पर आते हैं और विष्णु भगवान है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अलग अलग वैदिक पीरियड में जो गॉड नहीं थे, इंद्र खो गए अपना एसेंस, ठीक है, सोमा अपना एसेंस खो गए, अब नो कंसेप्ट ऑफ इंद्र, नो कंसेप्ट ऑफ सोमा, यहां पर न्यू गॉड जो है वो आ गए, दैट इज प्रजापति, दैट वी हैव रुद्र एंड वी हैव विष्णु जो है यहां पर आगे। आइडली बिगेन इन दिस पीरियड, मूर्ति पूजन स्टार्ट हो गया इस पीरियड में। लोग जो हैं वो क्या करना स्टार्ट कर गए हैं, अब मूर्ति पूजन करना स्टार्ट कर गए हैं, मूर्तियां बना रहे हैं अपने मन से एंड उसको पूजना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। पुष्यना हु लुक्ड आफ्टर द कैटल वाज द गॉड ऑफ शूद्राज। और शूद्रा जो थे ना, शूद्रा समझते हो, बिल्कुल जो थर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, सॉरी फोर्थ सेक्शन, जिनका काम होता था सबसे जो नालियां वगैरह, जो नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन चलिए मैं तो जो उनका वर्क है वही बता रहा हूं। और ये लोग बहुत अच्छा काम करते थे तुम्हारे सोसाइटी को साफ करने में उस टाइम पर, तो ये थोड़े मतलब जैसे चमड़े वगैरह का काम ये लोग करते थे। सो दे आर कंसिडर एज शूद्रा बिकॉज दे आर डूइंग बैड वर्क्स काइंड ऑफ सोसाइटी के लिए, तो इसलिए उनको शूद्र कहा जाता था। तो उनका गॉड अलग था, वो पूछते थे पुष्यना को। ठीक है, किसको पूछते थे? पुष्यना को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दैट गॉड ऑफ जो शूद्रास का गॉड था वो कौन थे, तो उनको याद रखना पुष्यना उनका गॉड था। सैक्रिफाइस करना, कुर्बानी देना, ठीक है, किसी एनिमल की, ये क्या हो गया? रादर देन प्रेयर्स। वैदिक पीरियड में हम लोग प्रेयर करते थे गॉड के सामने, हम कभी कोई सैक्रिफाइस नहीं देते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों ने सैक्रिफाइस को जो है वो लाया। ठीक है, एंड बिकम द मोर इंपॉर्टेंट, और ये चीज जो है वो मोर इंपॉर्टेंट हो गई गाइस। ठीक है, समझ आ गया आपको यहां तक? तो इस रिलीजन को आप उस रिलीजन से कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और चीज आपके लिए है दैट इज वैदिक लिटरेचर। ठीक है, क्या है? वैदिक लिटरेचर के बारे में है कि वैदिक लिटरेचर क्या क्या है। तो वैदिक लिटरेचर में बेसिकली हमारे पास आते हैं वेदास। ठीक है, सबसे पहले आता है वेदास, जिनसे हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है। तो बेसिकली जो वेद्स हैं, वेद में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है इज द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट इन कलेक्शन ऑफ हाइम्स है इसके अंदर। ये सबसे पुराना इंडो यूरोपियन टेक्स्ट है। इट कंटेन्स 108 हाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कितने हाइम्स हैं इसके अंदर? 1028 हाइम्स हैं इसके अंदर, जिनको डिवाइड किया गया है 10 मंडलास के अंदर। 10th मंडला जो है उसके अंदर है पुरुषुक्ता हाइमन के बारे में, दैट एक्सप्लेन अबाउट द 4 वर्णास, जो हमें 4 वर्णा के बारे में बताता है।
वेर एज जबकि थर्ड मंडला जो है वो गायत्री मंत्र को बताता है। ठीक है, गायत्री मंत्र आप लोग जानते ही हैं, मोस्टली पढ़ते भी हैं। सो याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए ऋग्वेदा के कौन से मंडला में गायत्री मंत्र का बारे में बताया गया है, तो याद रखना थर्ड मंडला जो है उसमें किसके बारे में बताया गया है, गायत्री मंत्र। और 10th मंडला में बताया गया है किसके बारे में, पुरुषुक्ता हाइमन के बारे में। उसके बाद हम देखें, और ये गायत्री मंत्र जो है ये किसके लिए है, ये है सन गॉड, सूरज देवता के लिए ये मंत्र जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट वी हैव सामवेदा। सामवेदा जो है कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, ठीक है, कंटेन्स आती है इसमें। द्रुपद राग जो है इट इज अ बुक ऑफ चैंट। जो आप सिंगिंग विंगिंग करते हो ना, तो सिंगिंग विंगिंग की जो पूरी कला है, किस तरीके से सिंगिंग होती है, उसमें क्या सारे गामा पा जो आप गाते हो, इट कम्स फ्रॉम सामवेदा। याद रखना, सामवेदा वेद जो है वो कलेक्शन ऑफ मेलोडीज के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर है रिचुअल सैक्रिफाइस। आप कैसे सैक्रिफाइस करते हो, कौन से टाइम पर किसकी सैक्रिफाइस होनी चाहिए, ठीक है, एंड और भी जो भी हमारे यहाँ पर सैक्रिफाइसेस का कंसेप्ट है वो यजुर्वेद से आता है। नेक्स्ट वी हैव अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो है स्पेल टुवर्ड्स द इवल ऑफ डिजीज। ठीक है, आपको अथर्ववेदा में मिलेगा चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स द इवल एंड डिजीज। ठीक है, डिजीज को क्योर करना, ठीक है, मेडिसिन जो है वो आपकी अथर्ववेदा में आता है। जो मेडिसिन वगैरह, दवाइयां वगैरह जो बनाई जाती हैं, या इस टाइम पर जो लोग अथर्ववेदा को पढ़ते थे, दे कैन क्योर देमसेल्व्स। ठीक है, किसी भी बीमारी से, किसी भी इन्फेक्शन से। जैसे तुम आज डॉक्टर के पास जाते हो तो तुम लोग मेडिकल पढ़ते हो, तो ये लेटर वैदिक पीरियड का मेडिकल साइंस था। ठीक है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रह्मनाज। एंड ब्रह्मनाज क्या था गाइस, द एक्सप्लेन ऑफ हाइम्स ऑफ वेदास। ब्रह्मनाज जो है वो वेदास के जो हाइम्स हैं उनको डिफाइन करता था। मींस ये ग्रामर कह सकते हो आप लोग। ये ब्रह्मनाज पढ़ के आप लोग जो है वेदा के मीनिंग्स निकाल सकते हो। कंटेन रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले एंड एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ द रिचुअल। किस रिचुअल का क्या मतलब है, ये आप ब्रह्मनाज से जो है वो पता कर सकते हो। ईच वेदा हैव सेवरल ब्राह्मणास। हर वेदा का अपना ब्राह्मणा होता था उसके साथ जुड़ा हुआ। जैसे ऋग्वेदा के ब्राह्मणा का नाम था कौशिकी एंड अथरिया। ठीक है, अतरिया जो है वो किसके ब्राह्मणाज है, ऋग्वेदा के। यजुर्वेदा के हैं तैत्तिरीय एंड शतपथ। ठीक है, नेक्स्ट सामवेदा जो है पंचविश एंड जैमिनीय। उसके बाद अथर्ववेदा जो है गोपथा। ठीक है, ये याद रखेगा। बेसिकली पे क्वेश्चंस तो देखे नहीं गए हैं, लेकिन कोई पता नहीं है, क्या पता पूछ रहे, तो आपके लिए याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव आर्यनकास। आर्यनकास क्या है, द वर्ड आर्यंस मींस द फॉरेस्ट। यहां पर आर्यन जो आर्यना है, ठीक है, आर्यना का मतलब है, आर्यनाज जो है उसका मतलब है फॉरेस्ट, जंगल। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड आर्यनाज। इनको हम आर्यनकानाज कहते हैं बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द hermits and स्टूडेंट लिविंग इन द जंगल। जो लोग जंगल में रहते थे ना, देखिए अकॉर्डिंग टू जो हमारा हिंदू फिलोसफी उसमें कहता है कि इंसान की लाइफ को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ब्रह्मचार्य, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। आई एम नॉट बीन एबल टू रिकॉल राइट नाउ, मैं बाद में इसके बारे में जरूर बताऊंगा। सो ह्यूमंस लाइफ को आइडेंटिफाई किया गया है अलग अलग आचार्य के बेस पर कि आपको ये आचार्य इस टाइम पर करना है। स्टूडेंट आप कब रहोगे, इतने से इतने साल तक आप स्टूडेंट रहोगे, इतने इतने साल में आप लोग शादी कर सकते हो, इतने से इतने आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, आपको जंगल जाना। तो बेसिकली ये वो टेक्स्ट थे जो जंगल में जो जब लोग चले जाते थे उन स्टूडेंट्स के लिए ये होते थे, जब पढ़ना आपको होता था। तो बालचार्य है ना, ब्रह्मचार्य बालचार्य जो होता था। नेक्स्ट वी हैव उपनिषद। उपनिषद इज फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। एम्फेसिस किस पे फोकस करते थे, वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ, अच्छी सोच और अच्छा नॉलेज आपको उपनिषद से मिलेगा। आज के टाइम पर भी अगर आप उपनिषद पढ़ो ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, बिकॉज इसमें आपका हाउ अ पर्सन शुड स्पेंड अ गुड लाइफ जो है उसका राज इस उपनिषद में छुपा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा, जिसमें आपको अच्छी सोच और अच्छा नॉलेज जो है वो मिलेगा। क्रिटिसाइजिंग रिचुअल सैक्रिफाइसेस, ये बात करते हैं कि क्रिटिसाइज करता है कि हमें कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, उपनिषद कहते हैं। एंड ये उपनिषद जो है 108 नंबर है, याद रखिएगा। अगर पेपर में पूछा जाए टोटल कितने उपनिषद हैं तो 108 उपनिषद हमारे पास हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद जो है जिसको हम लोग वेदांता भी कहते हैं, उसका नाम है बृहद्रथ आर्यनकार। ठीक है, याद रखिएगा बृहद्रथ आर्यनकार जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है जिसको हम लोग वेदांता के नाम से भी जानते हैं। गाइस याद रखिएगा इन चीजों के बारे में। सो बेसिकली दीज आर वैदिक लिटरेचर। इन वैदिक लिटरेचर को पढ़ने के बाद ही हम लोगों ने जो है वो क्या लाया हुआ है,
इन वैदिक पीरियड को ही, वैदिक लिटरेचर को पढ़ने के बाद ही हम लोगों ने जो है किसके बारे में बात की हुई है, आपके वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है गाइस, सो आज की वीडियो बस इधर तक ही है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आ गई हो। ठीक है, एंड वैदिक पीरियड भी आपको समझ आ ही गया हो। बाकी जब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे डेफिनेटली उसमें आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या नॉन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। एंड फाइनली गाइज आप लोगों की एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ इट्स अप टू यू। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं दैट हमें परेशानी आ रही है, हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, जरा भी मत डगमगाइए गाइज। ये टाइम डगमगाने का नहीं, मेहनत करने का है। प्रूव टू योर सेल्फ दैट आप कुछ भी कर सकते हो। यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव दैट पोटेंशियल दैट यू कैन जो है क्रैक दिस एग्जाम इजिली। ठीक है, आप तक सारी चीजें रेगुलरली बेसिस पर पहुंचती रहेंगी, यही हमारी उम्मीद है। एंड चलिए, जेकेएसएसबी ने अनाउंस तो कर दिया है कि ऑनवर्ड्स जो है 15 से आपका ऑनवर्ड्स कभी भी पेपर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट गाइस यू हैव 40 डेज, सो गो फॉर इट। अपनी तैयारी पे जो है रखिए एंड डेफिनेटली जो है आपका एग्जाम मेरे ऊपर वाले से, जैसा आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऊपर वाले से मेरी यही उम्मीद है दैट डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम। आप, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपकी फैमिलीज की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपने आप पर बस भरोसा रखिए एंड होप मत छोड़िए, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आप जब अपने आप को मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। हाँ, मेहनत नहीं करोगे, अपने आप को झूठा दिलासा दोगे कि मेरे से नहीं होगा, ये होगा, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट अपने आप पर भरोसा रखिए एंड अपने आप पर भरोसा रखना ही इस वक्त आपके लिए सबसे सही चीज होगी। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करना मत भूलें, ताकि जो अपकमिंग नोटिफिकेशन हमारे चैनल की तरफ से आएगी वो आपको मिलती रहे। ठीक है, सो गाइज अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। कोविड भी काफी पीक पर है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो घर पे ही रहें, पढ़ते रहिए, बुक्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप को और डीप करें, बिकॉज यही एक चीज है जो आपको हर समस्या का समाधान जो है वो दे सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर एंड हैव अ नाइस डे गाइज एंड थैंक यू so much.